morning students. How are you? I hope you all are fine. ठीक है. In yesterday's class we finished our chemical properties of group number 15 and one compound that is dioxygen. ठीक है. Today we are going to discuss simple oxide. You very well know that if metal, non-metal react with oxygen, they form oxide. Now they have different natures. ठीक है. आपको पता है डिफरेंट नेचर के बेसिस पे हम सिंपल ऑक्साइड्स को थ्री या फोर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. एक बेसिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड. अब बेसिक ऑक्साइड्स कौन से ऑक्साइड होते हैं? जब आपको पता है कि जो नॉन मेटल है, जो मेटेलिक ऑक्साइड है, ठीक है, लाइक जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, सोडियम ऑक्साइड हो गया, जब भी आप उनको पानी में डिसॉल्व करते हो तो क्या प्रोड्यूस करते हैं? बेस प्रोड्यूस करते हैं. इट मींस वो किस नेचर के थे? बेसिक नेचर के थे. ठीक है. अब कोई नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, या बचपन की क्लासेस में पढ़ के आए हो कि मेटालिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर एंड नॉन मेटालिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर. एग्जांपल देख सकते हो. आपने सोडियम ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व किया तो आपको क्या मिला? एक बेस मिला. इट मींस ये किस नेचर का है? बेसिक नेचर का है. ऐसे आप किसका लो, Mg+H2O को डिसॉल्व करो तो आपको क्या मिलेगा? MgOH. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? बेसिक नेचर का होता है. क्लियर? तो ये क्या है? बेसिक ऑक्साइड. ये क्या है? बेसिक ऑक्साइड MgO. ठीक है. वहीं पर हम एसिडिक ऑक्साइड की बात करें तो हम नॉन मेटल लेंगे. नॉन मेटालिक ऑक्साइड क्या होंगे? एसिडिक नेचर के होंगे. फॉर एग्जांपल कार्बन का ऑक्साइड लो, कार्बन का ऑक्साइड लो तो क्या बनेगा? CO2. CO2 का किस में डिसॉल्व करो? H2O में डिसॉल्व करो तो आपको क्या मिलेगा? कार्बोनिक एसिड H2CO3. ये क्या है? एसिड. इट मींस ये जो लिखा है ये क्या है आपका? एसिडिक ऑक्साइड. सिमिलरली आप सल्फर डाइऑक्साइड लो, क्या है? सल्फर नॉन मेटल है और इसका ऑक्साइड क्या है? SO2. इसको आप किस में डिसॉल्व करोगे? H2O में तो आपको क्या मिलेगा? H2SO3. सल्फ्यूरस एसिड. अगर आपको सल्फ्यूरिक एसिड बनाना है H2SO4 तो आपको यहाँ क्या लेना पड़ेगा? SO3 लेना पड़ेगा. सिमिलरली नेक्स्ट कैटेगरी कौन सी आपकी? एम्फोटेरिक ऑक्साइड. एम्फोटेरिक ऑक्साइड ये है जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करे और बेस के साथ भी रिएक्ट करे. और आपको पता है एसिड और बेस के साथ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है. तो आपने एल्यूमिनियम का लिया ऑक्साइड, किसके साथ ट्रीट कराया? एसिड के साथ. तो ये किसकी तरह काम करेगा? यहाँ बेस की तरह आपको सॉल्ट बना के देगा. और जब वहीं पर अगर हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड को किसके साथ ट्रीट कराएगा तो हम बेसिक मीडियम ले. बेसिक मीडियम आप HCl तो यहाँ क्या ले लो? NaOH. तो ये बेस है तो यहाँ पे Al2O3 किसकी तरह काम कर रहा होगा? एसिड की तरह. ये क्या बनाएगा? ये सोल्ट. ये तो आपने बचपन की मींस 10th क्लास में भी पढ़ा है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो क्या होता है? एम्फोटेरिक इन नेचर. और जिंक ऑक्साइड भी क्या होता है? एम्फोटेरिक इन नेचर. देखो कुछ ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं और ये हम इसी चैप्टर में भी देख चुके हैं. लाइक H2 क्या है? ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन. ये ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन है. ये क्या होता है? न्यूट्रल होता है. N2 भी देखा था न्यूट्रल ऑक्साइड है इन सब का. और कार्बन मोनोऑक्साइड भी क्या है? न्यूट्रल ऑक्साइड है. तो दिस इज ऑल अबाउट द ऑक्साइड, सिंपल ऑक्साइड. नोट डाउन स्टूडेंट्स. अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं ओजोन. ठीक है. डाइऑक्सीजन हम यस्टरडेज क्लास में फिनिश कर चुके हैं. अब आते हैं ओजोन. ओजोन के बारे में भी आप बहुत सारी चीजें पहले से नोन है आपके लिए. आपने क्लास 11 के लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था ओजोन के बारे में. ठीक है. बचपन की क्लासेस में भी पढ़ते आए हो. एटमॉस्फेरिक गैसेस के बारे में जब भी आपने पढ़ा है ओजोन का जिक्र हमेशा होता है. ठीक है. तो आज हम उसी को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं. वैसे बेसिक नॉलेज आपको क्लियर होगी इस चीज की. सबसे पहले ओजोन प्रेजेंट कहाँ होती है? अपर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है. ठीक है. प्रिपरेशन की बात करें तो अपर एटमॉस्फेयर में प्रिपरेशन, ऊपर वाले लेयर में प्रिपरेशन कैसे होगी? आपकी जब ओजोन O2 क्या कर ले? एब्जॉर्ब कर ले यूवी रेडिएशन. ठीक है. यूवी रेडिएशन तो आपकी किसकी फॉर्मेशन होती है? O3 की फॉर्मेशन होती है. ओजोन की फॉर्मेशन होती है. ठीक है. और यही रिएक्शन अगर हम लैब में बात करें तो लैब में देखो ऑक्सीजन O2 रहेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? हल्का सा ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है. आपको इलेक्ट्रिक स्पार्क देना पड़ेगा. इलेक्ट्रिक स्पार्क. तो ये किसमें कन्वर्ट होगा? आपका O3 में. मींस ये रिएक्शन कैसी है? एंडोथर्मिक रिएक्शन है. ठीक है. अब हम आपको पता है ओजोन लेयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. ये हार्मफुल रेडिएशन यूवी रेडिएशन को अर्थ एटमॉस्फेयर
के में आने से रोकती है, ठीक है। अगर यूवी रेडिएशन अर्थ एटमॉस्फेयर में आ गई तो हमारे जो प्लांट है, एनिमल्स है, वो क्या फील करेंगे, बताओ, उनके लिए क्या है, वो हार्मफुल है, ठीक है। भाई एनिमल है, हम हमारे ऊपर यूवी रेडिएशन आएगी तो स्किन डिजीज हो जाएंगी, आई पे इफेक्ट डालेगी, प्लांट्स की लीव्स जल जाएंगी, मतलब सब पे क्या है, हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है। तो इसी चीज को कौन रोकती है, आपकी ओजोन लेयर रोकती है, ठीक है। अब आपको पता है ओजोन लेयर का क्या हो रहा है, डिप्लीशन हो रहा है, धीरे धीरे वो डिप्लीट कर रही है। अब डिप्लीट होने के रीजन क्या क्या है, ये सब भी आपको पता है ऑलरेडी। सबसे पहले तो एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट है आपके, जो पहला रीजन है वो है नाइट्रिक ऑक्साइड, है नाइट्रिक ऑक्साइड, एनओ की वजह से डिप्लीशन होती है। दूसरा एटॉमिक ऑक्सीजन की वजह से, एटॉमिक ऑक्सीजन की वजह से, ठीक है। अगला आपको पता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से, कार्बन्स की वजह से, और थर्ड वन क्या है, हाइड्रोक्सिल फ्री रेडिकल मींस OH रेडिकल की वजह से। आपकी ओजोन लेयर क्या कर रही है, डिप्लीट कर रही है। देखो कैसे कर रही है, वही देखते हैं, ठीक है। अब देखो ओजोन है और आपका क्या है, O3 है। O3 क्या करता है, NO के साथ, NO इसके साथ रिएक्ट करेगा, फिर क्या बनाएगा, O2 प्लस में NO। तो आपकी ओजोन लेयर क्या हो गई, डिप्लीट हो गई, और किसमें कन्वर्ट हो गई, ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गई। वहीं पे अगर हम किसकी बात करें, एटॉमिक ऑक्सीजन की बात करें, O3 है, और आपका एक एटॉमिक ऑक्सीजन है, आपको पता है नेसेंट ऑक्सीजन है, ये क्या बनाएगी, O2 के 2 मॉलिक्यूल बना देगी, तो भी ओजोन क्या हो रही है, डिप्लीट हो रही है। वही क्लोरोफ्लोरोकार्बन से भी क्या होती है, डिप्लीशन होती है। और OH रेडिकल से भी देखेंगे तो आपका O3 है, ये OH रेडिकल से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, O2 प्लस में HOO रेडिकल बना देगा। तो इन सब रिएक्शन से आपको नजर आ रहा है कि O3 क्या करे, डिप्लीट करती है, ठीक है, नोट डाउन। अब हम बात करते हैं ओजोन के स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर पार्ट भी इसका केमिकल बॉन्डिंग में क्लास 11 में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। लेविस डॉट स्ट्रक्चर, क्या था, लेविस डॉट स्ट्रक्चर वैसे बना लो, और बिना लेविस डॉट के वैसे ही कंपेयर करो। देखो ऑक्सीजन बनाओ, ऑक्सीजन में क्या होता है, O डबल बॉन्ड O होता है, 2 लोन पेयर इसके पास होते हैं और 2 लोन पेयर इसके पास होते हैं, ठीक है भाई, दोनों का क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट है। अब एक ऑक्सीजन आया और, ठीक है, इसके पास कितने लोन पेयर है, 3 लोन पेयर है, ठीक है। अब ऑक्सीजन देखो क्या करेगा, ये वाला इसके साथ इसका डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए भी क्या बना लेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। ये थोड़ा बैंड शेप में है, आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, थोड़ा सा बैंड शेप में। रुको, बैंड शेप में बनाओगे तो देखो ऑक्सीजन O डबल बॉन्ड हो, ये तो पूरा है, इसके पास लोन पेयर, इसके पास लोन पेयर, इसके पास भी दो। अब आपके पास एक ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन के पास पता है 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोशन में। अब यहाँ सिंगल बॉन्ड तो बन नहीं सकता, अब लेकिन ये क्या कर सकता है, इसका तो पेट कंप्लीट है, ये इस इधर से बॉन्ड नहीं बन सकता, तो ये यहाँ से क्या करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, इसके कैसा चार्ज नेगेटिव, इसने दिया इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ओवरऑल क्या है, ये न्यूट्रल है। और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो क्या बनेगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका ये बनेगा, ठीक है। इसके ऊपर कितना बचा, जब इसने इसको डोनेट कर दिया इलेक्ट्रॉन तो एक बचा। दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बना सकते हो, और हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाना हो इसका ओवरऑल, तो आप क्या बनाओगे, ठीक है। तो ये आप लेविस डॉट स्ट्रक्चर से भी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और नेबरिंग एटम, उससे भी आप ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन, ठीक है, नोट डाउन। बच्चों अभी तक आपने देखा जितनी नॉलेज मैंने बताई ओजोन की, वो आपको लगभग मालूम है, 1-2 पॉइंट हो सकता है नहीं मालूम। वैसे देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो ऑक्सीजन जो ना ओजोन गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट है तो उसका होता है पेल ब्लू कलर। अगर हम लिक्विड स्टेट में बात करें तो डार्क ब्लू हो जाता है, सॉलिड स्टेट की बात करें तो हम वायलेट ब्लैक कलर हो जाता है ओजोन का, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें तो स्लाइटली सोल्यूबल है, मींस कंप्लीटली सोल्यूबल नहीं है, थोड़ी बहुत सोल्यूबल है ओजोन। दूसरी चीज ये क्या होती है, डायामैग्नेटिक इन नेचर। O2 क्या थी, पैरामैग्नेटिक, ठीक है, और O3 क्या थी, डायामैग्नेटिक। ये ऑलरेडी मैं स्टार्टिंग में बता चुकी थी कौन पैरामैग्नेटिक है और कौन डायामैग्नेटिक।
नेक्स्ट वन इज इट इज न्यूट्रल टू लिटमस। लिटमस पेपर पे इसका कोई कलर चेंज नहीं आता, तो ये न्यूट्रल है नेचर इसका। और लास्ट वन इज थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल, मींस जैसे आप टेम्परेचर सप्लाई करोगे एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, ये क्या है, अनस्टेबल है, ये टूट जाएगी। कैसे टूटेगी, देखो कैसे ब्रेक डाउन होगी आपकी ओजोन। और अगर ओजोन को हीट मिला, टेम्परेचर मिला, तो इससे ब्रेक डाउन हो जाएगी O2 प्लस में ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये थर्मोडायनेमिकली क्या होगी, अनस्टेबल। इसकी इसी प्रॉपर्टी की वजह से इसका कौन सा बिहेवियर सामने आता है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर। ऑक्सीडाइजिंग नेचर। तो देखो क्या कर रही है ऑक्सीजन, आपको क्या कर रही है, नेसेंट ऑक्सीजन है। ठीक है, इसने क्या करी, एटॉमिक ऑक्सीजन रिलीज करी, कोई दूसरा सब्सटेंस होगा वो इस ऑक्सीजन को क्या करेगा, गेन करेगा। और गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है तो दूसरे का ऑक्सीडेशन करा के खुद क्या होगी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगी। तो O3 एक बहुत ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर आप इसका एग्जांपल देखना चाहो तो एग्जांपल के लिए हम लेते हैं कि किसके साथ रिएक्ट करेगी, PbS। सपोज करो लेड सल्फाइड के साथ रिएक्ट कर रही है आपकी O3, हीट किया आपने, तो देखो O3 के हीटिंग से आपको क्या मिलेगी, O2 मिलेगी। और ये क्या रिलीज करेगा, एक नेसेंट ऑक्सीजन। वो नेसेंट ऑक्सीजन क्या करेगी, इसके साथ कंबाइन कर जाएगी। बताओ जो PbS है किसमें कन्वर्ट होगा, आपका PbS कन्वर्ट होगा PbSO4 में, PbSO4। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या हुआ है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। तो ये किसकी तरह काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। वहीं पे अगर हम और रिएक्शन देखें तो HCl की ले लो। अगर आप HCl को ट्रीट करा रहे हो किसके साथ, ओजोन के साथ, तो क्या बनेगा आपका Cl, क्लोरीन गैस निकलेगी, H2O निकलेगा, और साथ में क्या निकलेगी, O2। ठीक है, तो ये क्या, ये सारी रिएक्शन किसकी है, जो एक्सप्लेन करती है ओजोन का ऑक्सीडाइजिंग नेचर। यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग नेचर में एक रिएक्शन हो गई थी, वो काफी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल आपका Ki, आप I नेगेटिव भी ले सकते हो या Ki लिख सकते हो। ओजोन और वाटर की प्रेजेंस में यहाँ पे क्या होगा, आपका जो ये I नेगेटिव ये कन्वर्ट होगा I2 में। ठीक है, ये जो I था ये किसमें कन्वर्ट होगा, I2 में। और यहाँ पे क्या बनेगा, KOH। और आपको पता है ओजोन का O3 का टूटेगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन गैस भी रिलीज होगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे -1 से किसमें कन्वर्ट हुआ है, 0 में। कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन किसने कराया, ये O3 से O2 में, ये किसकी तरह काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो ये सारी थी जो रिएक्शन थी जो एक्सप्लेन करती है ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ ओजोन, नोट डाउन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं ब्लीचिंग। अच्छा यहाँ पे एक क्वेश्चन हो रहा है कि ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो I2 है इसको हम क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं कि कितनी आयोडीन लिबरेट हुई है। ठीक है, इस आयोडीन को हम टाइट्रेट कराते हैं, टाइट्रेट विद सॉल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, वे देखो ओजोन थी, आपने Ki के सॉल्यूशन के साथ ट्रीट कराया, क्या लिबरेट हुई, आयोडीन। अब सॉल्यूशन में आयोडीन है, हमने टाइट्रेशन कराई सोडियम थायोसल्फेट के साथ। तो जितनी आयोडीन होगी उतनी ही रिएक्ट करेगी सोडियम थायोसल्फेट के साथ। और आयोडीन कितनी लिबरेट होगी वो डिपेंड करेगा कितनी ओजोन है, कितना ओजोन Ki को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो इस मेथड से आप इनडायरेक्टली किसकी एस्टिमेशन करते हैं, ओजोन की एस्टिमेशन करते हैं कि कितनी ओजोन अवेलेबल है। इनडायरेक्टली कितना आयोडीन प्रोड्यूस होगा किस पे डिपेंड कर रहा है, ओजोन पे। और आयोडीन के अमाउंट कैसे पता लगाएंगे कितनी प्रोड्यूस हुई है, इसको इस सॉल्यूशन के साथ टाइट्रेट करा के। तो काफी बार पूछ लिया जाता है, नोट डाउन। स्टूडेंट्स नाउ कम टू द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ ओजोन। ब्लीचिंग एक्शन है, आपको पता है ओजोन डिकम्पोज होके क्या देता है, O2 देता है, नेसेंट ऑक्सीजन यूज किया जाता है। इसी इसकी प्रॉपर्टी को हम किसमें यूज करते हैं, ब्लीचिंग एक्शन में। तो ये रिएक्शन शो करिए, वेजिटेबल कलरिंग मैटर में अगर ओजोन डालेंगे तो कलरलेस ऑक्सीडाइजिंग मैटर मिलेगा, ओजोन मिलेगा। ठीक है, यहीं पर इसकी एक और प्रॉपर्टी आती है, कौन सी, फॉर्मेशन ऑफ ओजोनाइड्स। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ओजोनाइड्स।
ये हम किसमें पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफी डिटेल में पढ़ेंगे कि आप अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से एल्डिहाइड या कीटोन कैसे बना सकते हो, ठीक है, ओजोन की हेल्प से। तो देखो अगर आपका CH2 सपोज कोई अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो आप क्या ऐड कर दो, O3 ऐड कर दो। O3 ऐड करोगे तो एक हट लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, इसका एक बॉन्ड ब्रेक करके देखो CH2 भाई एक ऑप्शन दो बॉन्ड बना तो दोनों बॉन्ड यहां से टूट जाएगा, ये हट लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। O3 ऐसे अटैक करेगा, ठीक है, इसको हम ओजोनाइड बोलते हैं कि ओजोनाइड की फॉर्मेशन होगी। इसको अगर हम फर्दर हाइड्रोलिसिस कर दे, H2 कर दे तो ये बॉन्ड क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। एक तो ये दे देगा आपको CH2O, CH2O क्या होता है भाई HCH2 एल्डिहाइड, एक इधर से मिलेगा, ठीक है। तो ये बाद का प्रोसेस है जो हम ऑर्गेनिक में करेंगे, अभी तो हम फॉर्मेशन ऑफ ओजोनाइड का, ठीक है, इथाइलिन ओजोनाइड, ठीक है। अब इसके यूजेस की बात करें तो ये डिसइंफेक्टेंट या जर्मिसाइड की तरह यूज किया जाता है, फॉर्मेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क बनाने में और ब्लीचिंग एक्शन तो हम इसका देख ही चुके। तो ये कुछ यूजेस थे किसके, ओजोन की। अब हम डिस्कस करने जाएंगे अपना नेक्स्ट सल्फर के बारे में, एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ सल्फर। पहले आप इसको नोट डाउन करो स्टूडेंट्स। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ सल्फर। अब देखो एलोट्रोपिक आपको पता है एक एलिमेंट का एग्जिस्ट होना इन डिफरेंट फॉर्म्स इज नोन एज एलोट्रोपिक, की उनका स्ट्रक्चर अलग अलग। तो इस सल्फर के बहुत सारे एलोट्रोपिक फॉर्म है। देखो सल्फर जनरली अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर हम बात करें सल्फर ऑक्टेटोमिक में है, S8 यूनिट कंबाइन कर दी है, तो दो फॉर्म है उसकी, रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर, ठीक है। रोम्बिक सल्फर के अनदर नेम क्या क्या है, उसको हम ऑर्थोरोम्बिक भी बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल सल्फर भी बोलते हैं, या फिर अल्फा सल्फर। ये तीनों ही किसके नाम है, सारे क्या है, एक ही कैटेगरी है, रोम्बिक सल्फर। वहीं पर मोनोक्लिनिक सल्फर भी को हम अनदर नेम किससे जानते हैं, बीटा सल्फर। इसमें भी कितनी यूनिट है, S8 है, और इसमें भी क्या है, S8, सिर्फ अरेंजमेंट का फर्क है, ठीक है। अगर अनदर फॉर्म की बात करें तो S6 मींस 6 सल्फर आपस में कनेक्टेड हो, इसको हम इसके अनदर नेम क्या है, साइक्लिक S फॉर्म भी बोला जाता है, S6 फॉर्म, और एंजल सल्फर भी बोला जाता है। इसमें 6 यूनिट क्या होंगी, कनेक्टेड होंगी, और इसकी कौन सी कंफर्मेशन होती है वो मैं इसका डिटेल में आपको यही बता रही हूँ। चेयर कंफर्मेशन बोलते हैं। कैसे प्रेजेंट होते हैं, चेयर की फॉर्म में। आपने देखा होगा चेयर ऐसे दिखती है कुछ, यहाँ पर भी क्या है, सल्फर 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 एंड सल्फर, ये चेयर कंफर्मेशन है। तो S6 यूनिट ऐसे कंबाइन कर, और Sn मींस n क्या है, जनरली n यहाँ पे होता है ग्रेटर देन 20 नंबर, 20 के बाद, तो उसको हम बोलते हैं प्लास्टिक सल्फर या फिर X सल्फर। तो साइक्लिक फॉर्म तो मैंने यहाँ डिस्कस कर दी है, अभी मैं आपको ये तीनों फॉर्म डिस्कस करूंगी आपके साथ, ठीक है। तो ये जनरल क्लासिफिकेशन थी, नोट डाउन। तो हम बात करते हैं S8 सल्फर की। हमने दो फॉर्म पढ़ी, एक तो रोम्बिक सल्फर और एक मोनोक्लिनिक सल्फर, ठीक है। देखो इनका नाम कैसे दिया, सबसे पहले तो ये किस कलर का होता है, येलो कलर का, और मोनोक्लिनिक होता है डल येलो, ठीक है। और इसकी प्रिपरेशन की बात करें तो हम सब स्लो इवेपोरेशन करेंगे CH2 का, ठीक है। आपने चाइना डिश में CH2 ले ली और उसका क्या करो, स्लो इवेपोरेशन कराओ। तो जब आपको पता है जब स्लो इवेपोरेशन होता है कोई भी, तो वो किसकी फॉर्मेशन करेगा, यहाँ पे आपके चाइना डिश में क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी, किसके, S8 की। तो स्लो इवेपोरेशन ऑफ CH2 से आप क्या प्रिपेयर कर सकते हो, रोम्बिक सल्फर। और अगर हम इसकी प्रिपरेशन की बात करें तो आपका मोनोक्लिनिक सल्फर बन सकता है रोम्बिक सल्फर से। रोम्बिक सल्फर को आप क्या कर दो, हीट कर दो, 3, 6, 9, तीनों मल्टीपल है 3 के, 3, 6 और 9, इतने टेम्परेचर पे क्या कर दो, हीट कर दो, तो आपको क्या मिलेगा, मोनोक्लिनिक सल्फर। लेकिन उल्टा रिवर्स भी हो सकता है, आप ये कब होगा, जब टेम्परेचर इससे ग्रेटर, और अगर आपने इससे लेस कर दिया 369 से, तो मोनोक्लिनिक वापस से कन्वर्ट हो जाएगा रोम्बिक सल्फर में। तो ये तो बात थी प्रिपरेशन की। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, सिर्फ अरेंजमेंट का डिफरेंस है। आप देखोगे अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो कैसा है, क्राउन, दोनों क्राउन लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इन सभी पॉइंट्स पे क्या है, SS है, S8। तो आप देख रहे हो इसका अरेंजमेंट सारे क्या है, सिस्टमेटिक इस तरीके से, और इसका मोनोक्लिनिक का अपोजिट है, एक ऐसे W बनाया मैंने
या ऐसे काम है तो दूसरा रिवर्स है। ठीक है, ये अरेंजमेंट किसकी है आपकी, मोनोक्लिनिक सल्फर की। अरेंजमेंट से क्लियर समझ आ रहा है आपको कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो ये थे आपके रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर। अब वहीं पे अगली फॉर्म S6 चेयर कंफर्मेशन हम बात कर चुके हैं। अब देखो बात करते हैं SN की। अगर आपकी SN यूनिट्स कंबाइन हो तो कैसे होगा, देखो अगर SN है बहुत सारे डेटा है, उसका स्ट्रक्चर बनता है जिगजैग, जिगजैग स्ट्रक्चर। ठीक है, मींस लगभग 20 है तो कैसे होगा भाई, सल्फर कनेक्टेड है दूसरे सल्फर से, कैसे भी कनेक्टेड है, बॉन्ड बन रहे हैं। ठीक है, कोई कैसे जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, और हर एक सल्फर के पास क्या है, 2 लोन पेयर है। भाई आउटर मोशन में 6 इलेक्ट्रॉन होते, 2 2 4 ये 5 और 1 6। तो ऐसी यूनिट क्या होती है, जिगजैग तरीके से कंबाइन रहेगी। इसका अनदर नेम मैंने आपको क्या बताया था, प्लास्टिक सल्फर बताया था। और ये क्या है, अमरफस फॉर्म है, अमरफस फॉर्म ऑफ सल्फर। क्रिस्टलाइन नहीं है, अमरफस फॉर्म है। और दूसरा ये बहुत ही सॉफ्ट और इलास्टिक है, सॉफ्ट है और इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी शो करती है ये वाली सल्फर, इलास्टिसिटी। ठीक है, नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो शार्प नहीं है, डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, शार्प मतलब जैसे मैं बोलूं 100 डिग्री पे मेल्ट हो जाना चाहिए सॉलिड स्टेट से लिक्विड, लेकिन ये रेंज में मेल्ट होता है। सो सपोज जस्ट मैं एग्जांपल दे, सपोज तो किसी का 100 था लेकिन वो कंप्लीट मेल्ट नहीं हुआ, कंप्लीट मेल्ट होते होते उसको 110 लिख दिया, तो वो मेल्ट किस रेंज में हो रहा है, 100 से 110 मेल्ट हो रहा है। इसको हम बोलते हैं कि उसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं है। तो ऐसा ही कुछ सल्फर के साथ है। ठीक है, और अगर इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो इस जो प्लास्टिक सल्फर है, प्लास्टिक सल्फर क्या है, सुपर कूल लिक्विड है, सुपर कूल्ड लिक्विड सल्फर है। अब इसका मतलब क्या है सुपर कूल्ड लिक्विड का, कि देखो जब हम क्या करते हैं किसी चीज को रैपिड कूलिंग करते हैं, ठीक है, मींस हीट था, अब उसको क्या कर दिया रैपिड कूल कर दिया, सॉल्यूशन फॉर्म में था, रैपिड कूलिंग से उसको इतना टाइम नहीं मिल पाता कि प्रॉपर क्रिस्टलाइज हो पाए। ठीक है, अपने मेल्टिंग पॉइंट या जो उसका पॉइंट था मेल्टिंग पॉइंट से पहले वो फ्रीज हो जाएगा, उसको सेट प्रॉपर शेप आने का टाइम मिलेगा नहीं। इस टाइप के लिक्विड को हम क्या बोलते हैं, सुपर कूल लिक्विड्स बोलते हैं। और प्लास्टिक सल्फर क्या है, सुपर कूल लिक्विड। तो दिस इज ऑल अबाउट द एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ सल्फर, नोट डाउन। Now our next compound of sulfur is SO2 sulfur dioxide। ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड सबसे पहले हम बात करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड की प्रिपरेशन की। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड की प्रिपरेशन क्या है आपको पता है, जब S1 है उसमें क्या ऐड कर दो, ऑक्सीजन ऐड कर दो, आपकी किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, SO2 की फॉर्मेशन हो जाएगी। बट अगर हम प्रिपरेशन की बात करें लैबोरेटरी में कौन से मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं, तो उसका है क्या Na2 SO3 को ट्रीट कराओ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो आपको क्या मिलेगा, आपको SO2 मिलेगी, आपको Na2 SO4 मिलेगा और साथ में क्या रिलीज होगा, H2O। तो ये थी आपकी लेबोरेटरी प्रिपरेशन। और अगर यहीं पे हम क्या देखें, इंडस्ट्री की प्रिपरेशन देखें, तो ये आपने मेटलर्जी वाले प्रोसेस में भी देखे होंगे, आयरन पायरेट, आयरन सल्फाइड FeS2। ठीक है, FeS2 को अगर आप किसके साथ ट्रीट करा दो, ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करा दो, तो यहाँ से क्या बनता है SO2 और आपका आयरन क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। ये आपने मेटलर्जी वाले पार्ट में एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में पढ़ा था, इसको हम क्या बोलते हैं, आयरन पायराइड्स। ठीक है, तो ये कुछ प्रिपरेशन थी आपकी किसकी, SO2 की। तो नोट डाउन कर लो, फिर हम इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। क्या है, ये कलरलेस गैस है, पंजेंट स्मेल है, हाईली सोल्युबल इन वाटर, और ये क्या है, नॉन स्पॉटर ऑफ कंबशन है। नॉन स्पॉटर ऑफ कंबशन का मतलब अगर आपका कार्बन है, अगर SO2 प्रेजेंट हुई तो इसे एक साथ सल्फर डाइऑक्साइड कार्बन डाइसल्फाइड बना लेगा और क्या रिलीज करेगा, सॉरी हाँ O2 गैस रिलीज करेगा। ठीक है, तो ये किसकी तरह काम कर रहा है, नॉन स्पॉटर ऑफ, बेटा यहाँ पे सॉरी सल्फर निकलेगा,
सल्फर और CO2। और CO2 गैस में आपको पता है कंबशन रिएक्शन होती नहीं है। और अगर हम इसकी एसिडिक नेचर को एक्सप्लेन करें तो आपको पता है जब SO2 को हम किसमें डिसॉल्व करते हैं, वाटर में डिसॉल्व करते हैं, कौन सा एसिड बनता है, H2SO3, सल्फ्यूरस बनता है। SO3 होगा तो सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। तो ये क्या एक्सप्लेन कर रहा है इसका एसिडिक नेचर। अब हम इसका एक्शन बात करें लाइम वाटर के ऊपर। लाइम वाटर क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जैसे CO2 का काम होता है लाइम वाटर को मिल्की करना, तो इसका भी वही मिल्की करेगा। किसकी फॉर्मेशन करेगा ये, CaSO3। इसका कलर कैसा होता है, मिल्की। अगर मैं इसी में एक्सेस में, जैसे आपने देखा कार्बन डाइऑक्साइड हमने पास करी लाइम वाटर में से तो मिल्की हो गया, और फिर जब हम एक्सेस में पास कर देते हैं तो क्या होता है, मिल्कीनेस डिसअपीयर हो जाती है। सेम इस केस में एसिड को अगर हमने एक्स्ट्रा पास करा देते क्या बनाएगा, CaHSO3 ट्वाइस। ये क्या होता है वाटर में सोल्यूबल, तो अब ये मिल्की नजर नहीं आएगा। तो ये एक्शन था किसका, किसका, लाइम वाटर पे। इसकी अगर हम नेक्स्ट रिएक्शन देखें, एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन आपको पता है दो चीजें ऐड होती हैं। तो इसके अगर हम एडिशन रिएक्शन की बात करें तो देखो SO2 को हम ऐड करा रहे हैं ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा, पता है आपने बहुत बार रिएक्शन देख चुकी है, SO3 बनेगा। लेकिन ये किसकी प्रेजेंस में होता है, V2O5। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड बनना। और याद रखना ये प्रोसेस कांटेक्ट प्रोसेस है जब आप वेनेडियम 5 यूज कर रहे हो। कांटेक्ट, यस, इसको बाद में देखेंगे, अभी पहले आप इतना याद करो। ठीक है, वहीं पे अगर हम SO2 में क्लोरीन ऐड करा रहे Cl2 तो क्या बनेगा, SO2Cl। ठीक है, तो ये कुछ क्या थी, आपकी एडिशन रिएक्शन थी। तो इतना आप नोट डाउन कर लो बेटा। जो SO2 होता है वो किसकी तरह काम करता है, कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है, वो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करता है, लेकिन किसकी प्रेजेंस में, मॉइस्चर की प्रेजेंस में। ठीक है, जब मॉइस्चर होगा तो SO2 किसकी तरह काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। कैसे करेगा वो देखो, अगर आपका SO2 प्रेजेंट है और मॉइस्चर है तो क्या बनाएगा, H2SO4 बनाएगा, साथ में क्या प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो, तो इसका खुद का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। अब खुद का ऑक्सीडेशन हुआ है तो किसकी तरह काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो अगर हम रिएक्शन देखें, क्लोरीन Cl2 का कराना है, SO2 है आपके पास और H2, तो आपको पता है ये दोनों मिक्स करके आपको क्या देंगे, H2SO4 देंगे। और क्या रिलीज करेंगे, H+, वो H+ किसके साथ कंबाइन करेगा, क्लोरीन के साथ, और क्या प्रोड्यूस करेगा, HCl। अब आप देख भी सकते हो 0 से ये किसमें गया, -1 में। तो ये यहाँ से यहाँ क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। किसने कराया, इसने कराया। क्यों, तो किसके खुद का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। ऑक्सीडेशन कैसे हुआ, ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं तो +4 में, और यहाँ किसमें, +6 में। तो ये अगर ऑक्सीडेशन हुआ है तो खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, इसके अगर नेक्स्ट ऑक्सीडाइजिंग की प्रॉपर्टी की बात करें तो KMnO4, ये इंपॉर्टेंट है ये वाली। ठीक है, KMnO4 में हम क्या डाल रहे हैं, SO2 वाटर की प्रेजेंस में। ठीक है, तो KMnO4 का कलर होता है पिंक। ठीक है, तो अब ये इसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, K2S। देखो इसके साथ रिएक्शन से तो क्या बनेगी, H2SO4 बनेगी। और जब H इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, KOH बनेगा। और क्या निकलेगा, Mn2O3। ठीक है, तो ये रिएक्शन होगी। और Mn2O3 क्या होता है आपका, सॉरी बेटा O3 नहीं, S था तो MnSO4 बनेगा। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। ठीक है, और ये जो आपका यहाँ पे K2SO4 ये करेक्ट कर लेना, K2SO। और ये क्या होता है आपका कलरलेस। तो यहाँ पे कलर चेंज हुआ है पिंक से कलरलेस में, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद प्रॉपर्टीज में तो यही था कि इसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसके यूजेस। पहले आप इतना नोट डाउन करो स्टूडेंट्स। इसके यूजेस की बात करें तो सारे यूजेस आपको पता है, ये इन सबके बारे में जानते हो। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ H2SO4, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक, हम प्रिपेयर करेंगे H2SO4, तो उसमें हम अपने आप देख लेंगे कि SO2 का क्या रोल है। ठीक है, ऐसे सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के यूज में है, ब्लीचिंग एजेंट का भी रोल है, इसका डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करता है, पेट्रोल और शुगर की रिफाइनिंग में यूज किया जाता है,
और ये लैब में लिक्विड फॉर्म में अगर प्रेजेंट हो तो एज ए सॉल्वेंट की तरह काम करता है। ठीक है, तो ये तो थे कुछ इसके यूजेस। नेक्स्ट जो टॉपिक है जो डिस्कस करेंगे वो है ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर। ऑक्सी एसिड्स का मतलब आप जानते हो, एसिड है तो H+ रिलीज करेगा, लेकिन वो H+ किसके साथ अटैच होगा, ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा। और ये हम नाइट्रोजन पार्ट में भी ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस डिस्कस कर चुके हैं, वहां पे हमने उनका स्ट्रक्चर डिस्कस किया था। तो कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर यहाँ पे है, बहुत इजी टॉपिक है। ठीक है, सबको अच्छे से समझ आएगा, पहले नोट डाउन कर लो। तो स्टूडेंट्स मैंने कुछ ऑक्सी एसिड्स लिखे हैं सल्फर के, तो सबसे पहले आपको चेक करनी होती है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट। और वैसे भी अगर आप देखो, जो सल्फर है वो अपनी कोवैलेंसी को एक्सपेंड करता है 6 तक, तो मैक्सिमम सल्फर कितने बॉन्ड बनाएगा, 6 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, तो देखो मींस इसके आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 बॉन्ड। तो देखो ऑक्सी एसिड है तो एक डबल बॉन्ड O तो हो गई। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, या अभी देखो यहाँ पे बना दिया, वो भी समझ आ जाएगा क्योंकि मैं ऊपर लोन पेयर बना दूं, एक डबल बॉन्ड O बना दिया। फिर चेक करो कि कितने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो एक ऑक्सीजन और चला गया, 2 ऑक्सीजन में से 2 हाइड्रोजन, तो कितने बॉन्ड बन सकते हैं, OH 2 बॉन्ड बन सकते हैं, बन गए। लेकिन सल्फर के लिए कितने इलेक्ट्रॉन यूज हुए, 1 2 3 4, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर अभी बचे, तो वो कैसे एग्जिस्ट करेंगे, ऐसे लोन पेयर। तो ये क्या था आपका सल्फ्यूरस एसिड, और ये कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, +4। ठीक है, ये आपका क्या सल्फ्यूरिक एसिड कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, +6। आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो, देखो स्ट्रक्चर कैसा होगा। ऑक्सी एसिड है, एक O होगा। अब एक O हटा दो, कितने ऑक्सीजन बचे, 3 ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन कितने हैं, 2। तो कितने OH के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 2। अब एक ऑक्सीजन बचा है, तो अब इसके पास एक बॉन्ड है, तो वो भी किस बॉन्ड के कैसे एग्जिस्ट करेगा, डबल बॉन्ड O के साथ। चेक करो 6 इलेक्ट्रॉन यूज हुए या नहीं हुए, हो गए। ठीक है, अगला एग्जांपल हम देखें तो ये है H2SO8 मार्शियल एसिड। ठीक है, देखो 2 सल्फर है, एक सल्फर इधर है, एक सल्फर इधर है, एक ऑक्सीजन इधर बना दिया, एक ऑक्सीजन इधर बना दिया, और हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन मान लो, उसके साथ एक ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन, ये OH और ये OH। ठीक है, अब कितने ऑक्सीजन यूज हो चुके हैं, 4 ऑक्सीजन यूज हो चुके हैं, 4 ऑक्सीजन और बाकी है। ये डबल बॉन्ड O एक और लगा दिया। सल्फर के कितने बॉन्ड बन गए, 5 बॉन्ड तो बन गए, बचा 1 बॉन्ड, इधर भी 1 बॉन्ड बचा, लेकिन ऑक्सीजन कितने बचे हैं, 2। अब ऑक्सीजन तो डाइवैलेंट है, 2 बॉन्ड बनाएगा, तो ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो देखो वो, लेकिन सल्फर कितना बॉन्ड बना सकता है आपस में, एक इधर बना दिया। अब हम इसको डबल बॉन्ड तो नहीं बना सकते, तो ये आपस में दोनों कनेक्टेड कैसे होंगे, ये ऐसे कनेक्टेड होंगे। ठीक है, इस वाले टाइप से। ठीक है, पेरोक्साइड लिंकेज की वजह से। वहीं पे H2SO7 की बात करें तो क्या होगा, ये सल्फर है भाई, 2 सल्फर है, हमने बनाया डबल बॉन्ड। ठीक है, फिर कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, फिर 2 हाइड्रोजन है, एक OH इसके पास और एक OH इसके पास, फिर एक डबल बॉन्ड O और एक डबल बॉन्ड O। कितने ऑक्सीजन यूज हो लिए, 6 ऑक्सीजन, और दोनों हमें कनेक्ट भी करना है, एक ऑक्सीजन बाकी है, तो ये वाली लिंकेज। आई होप सबको स्ट्रक्चर पार्ट समझ में आया होगा। तो ये था आपका किसके बारे में, ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर, नोट डाउन। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, हमें सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन देखनी है, प्रॉपर्टीज देखनी है, यूजेस देखने हैं। सल्फ्यूरिक एसिड को जो मैन्युफैक्चरिंग का तरीका कौन से प्रोसेस से किया जाता है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। और कॉन्टैक्ट प्रोसेस के 3 स्टेप्स हैं। तो स्टेप नंबर 1 देखो क्या है, स्टेप नंबर 1 में क्या है, प्रोडक्शन ऑफ, बेटा ध्यान से देखना, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोडक्शन ऑफ, इसलिए मैं थोड़ा स्लो भी बताऊं, प्रोडक्शन ऑफ SO2। अब SO2 किससे मिल सकते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड बाय बर्निंग सल्फर, या फिर आयरन पायराइड FeS को, जो हमने देखा, ये दोनों ही प्रोडक्शन हम देख चुके हैं। तो देखो क्या करोगे, एसिड जो सल्फर था उसको हीट कर दो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो आपको क्या मिल जाएगा, SO2, या फिर और क्या कर दो, FeS2 जो था इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, Fe+ SO2। तो दोनों प्रोसेस से आपको क्या मिल रही है, SO2 मिल रही है। यही हमारा क्या है, स्टेप नंबर 1। अब देखो स्टेप नंबर 2 क्या है, कन्वर्जन। जो हमारा SO2 यहाँ पे मिला, इसको हमें SO3 में कन्वर्ट करना है।
conversion of SO2 into SO3। ठीक है, अब देखो SO2 में अगर आप ऑक्सीजन सप्लाई कर दो, O2 सप्लाई कर दो, तो आपका क्या मिलेगा SO3। ठीक है, और ये जो रिएक्शन यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, और ये जो हीट प्रोड्यूस होती है नेगेटिव में मैं H लिख रही हूँ, कितनी होती है माइनस, इस हीट की प्रोड्यूस वैल्यू है माइनस 196.6 किलो जूल पर मीन्स ये कैसा प्रोसेस है, हीट रिलीज हो रही है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, इतनी बात समझ में आई होगी। तो फर्स्ट स्टेप था प्रोडक्शन ऑफ SO2 और सेकंड है SO2 को किसमें कन्वर्ट करना है, SO3 में कन्वर्ट करना है। अब हमारा थर्ड स्टेप क्या होगा, ये जो SO3 आपका यहाँ पे बना है, इसको एब्सॉर्ब कराओ, एब्सॉर्प्शन ऑफ SO3, एब्सॉर्प्शन ऑफ SO3 इन H2SO4। बेटा यहाँ पे H2SO4 में एब्सॉर्ब कराएंगे, अभी इसका मतलब समझ में आ जाएगा। आप बोलोगे मैन्युफैक्चरिंग तो सल्फ्यूरिक की चल रही है, मैं सल्फ्यूरिक ही यूज कर रहे हैं, ये चीज आपको अभी समझ आ जाएगी। आप इसको एब्सॉर्ब कराओ, किसकी फॉर्मेशन करेंगे, यहाँ पे ओलन की फॉर्मेशन करेंगे, ओलन। और ओलन क्या होता है, H2S2 और O7। ठीक है, H2S2O7 हम ओलन की फॉर्मेशन करेंगे। तो ये 3 स्टेप है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको एक रिएक्शन क्या नजर आ रही है, मैं देखो ये नीचे वाली रिएक्शन आपकी रद्द कर देती हूँ। ठीक है, ये सब हम देख चुके हैं, ऊपर वाली भी रद्द कर देते हैं। अब हमें अपनी रिएक्शन को क्या करना है, थोड़ा स्पीड अप करना है। ये इक्विलिब्रियम है भाई, हमें क्या पता है SO3 मिलेगा, इक्विलिब्रियम में। तो हम ली चैटली प्रिंसिपल को देखेंगे कि इस रिएक्शन को कराने के लिए फेवरेबल कंडीशंस कौन सी है। आप देख सकते हो फेवरेबल कंडीशंस। पहला, आप क्या अप्लाई करोगे, हाई प्रेशर। अब देखो हाई प्रेशर क्यों बोला, जरा चेक करो, इस रिएक्शन को आप करोगे बैलेंस, तो यहाँ पे कितना आएगा, प्लस में 2 और 2। चेक करो क्या बैलेंस हो गई। ठीक है, हो गई आपकी बैलेंस। अब देखो इधर कितने मोल है, इधर 2 मोल इसके और 1 इसका, यहाँ वॉल्यूम टोटल कितना हो गया 3, और यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है 2। मीन्स जब आप रिएक्शन को फॉरवर्ड, आपको फॉरवर्ड रिएक्शन चाहिए, बैकवर्ड चाहिए, बैकवर्ड में तो आपको SO2 मिलेगा, लेकिन आपको क्या चाहिए SO3। तो आपको फॉरवर्ड बनाना है। फॉरवर्ड में क्या हो रहा है बताओ, डिक्रीज इन वॉल्यूम हो रहा है। फॉरवर्ड रिएक्शन में कब जाएगा, जब डिक्रीज इन वॉल्यूम, और आपको पता है प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ये डिक्रीज करेगा तो प्रेशर को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। इट मींस आपको इसके लिए क्या अप्लाई करना पड़ेगा, हाई प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये थी कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2 की बात करें टेम्परेचर की। ठीक है, तो देखो ये रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक है, हीट प्रोड्यूस हो रही है। मींस प्रोडक्टाइल पार्ट, अगर हम एक एक प्रोडक्ट रिमूव करते तो रिएक्शन कहाँ मूव करेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। टेम्परेचर को क्या करेंगे, हम कम करेंगे। तो आप क्या सप्लाई करोगे, आप बोलोगे रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक है। तो अकॉर्डिंग टू ली चैटली प्रिंसिपल आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा, लो टेम्परेचर अप्लाई करना पड़ेगा। थर्ड वन इज आपको इस रिएक्शन को फास्ट कराने के लिए, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने के लिए ROR, शॉर्ट में लिखो ROR को इंक्रीज करने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, एक कैटलिस्ट यूज करना पड़ेगा। और आप यहाँ पे कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हो, वैनेडियम पेंटा ऑक्साइड V2O5। ठीक है, और अगर हम और कंडीशन की बात करें, कंडीशन नंबर 4, आप क्या सप्लाई करो, अगर ये लिमिटेड सप्लाई होगी तो इसके साथ रिएक्ट कम करेगा, कम ही प्रोड्यूस होगी, तो आप क्या सप्लाई करोगे, एक्सेस O2 का सप्लाई करोगे रिएक्शन को फॉरवर्ड। जितना रिएक्टेंट होगा उतना ही किसमें कन्वर्ट होगा, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो देखो हमारे 3 स्टेप थे। पहले वाले स्टेप में तो क्या था, आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे थे SO2, सल्फर से आपने ऑक्सीजन सप्लाई करी, वो SO2 में कन्वर्ट हो गया। फिर SO2 को आप कन्वर्ट कर रहे हो SO3 में। आपने चेक किया ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, तो इसको एक्सोथर्मिक है, तो इसको फॉरवर्ड बनाने के लिए क्या क्या कंडीशंस चाहिए, पहला हाई प्रेशर चाहिए, क्योंकि डिक्रीज इन वॉल्यूम फॉरवर्ड जा रहा है, तो वॉल्यूम डिक्रीज करने के लिए हमें प्रेशर को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा।
सेकेंड रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक है, तो रिएक्शन को फॉरवर्ड बनाने के लिए टेम्परेचर को स्लो डाउन करना पड़ेगा। थर्ड वन इज रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने के लिए कैटलिस्ट यूज करना पड़ेगा V2O5 और एक्सेस ऑफ O2 सप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये था आपका कॉन्टैक्ट प्रोसेस। अब इसी को हम एक बार इसका डायग्राम, फ्लो डायग्राम बना के देखते हैं कि एक्चुअल में ये प्रोसेस है क्या। ये रिएक्शंस थी, नोट डाउन। बेटा ये आपका फ्लो डायग्राम है कॉन्टैक्ट प्रोसेस का। देखो कॉन्टैक्ट प्रोसेस में स्टेप नंबर 1 क्या था कि हमें SO2 की प्रोडक्शन करनी है। उसके लिए हमें सल्फर लिया था S, ऑक्सीजन एयर है तो O2 प्रेजेंट होगा, तो ये जब सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो SO2 और ऑक्सीजन और भी जाएगी, ठीक है। लेकिन इस SO2 के साथ कुछ ना कुछ इंप्योरिटीज रहती है, जैसे इम्प्योर सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन जाएगी। ये क्या है, डस्ट प्रेसिपिटेटर, अगर कोई डस्ट वाली इंप्योरिटीज है तो वो यहाँ सेपरेट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपने वाटर स्प्रे कर दिया, कुछ और इंप्योरिटीज निकल गई। उसके बाद आपने क्या किया, देखो वाटर स्प्रे कहते हैं, मॉइस्चर हो गया, नमी आ गई, तो आपने कंसंट्रेटेड H2SO4 का ही यूज करें। प्रिपरेशन भी हम कंसंट्रेटेड H2SO4 की कर रहे हैं, लेकिन इस प्रोसेस में H2SO4 यूज भी होता है, ठीक है। लेकिन जितना यूज हो जाता है उससे ज्यादा हम प्रोडक्शन कर लेते हैं इस प्रोसेस से। कैसे, वो देखो कंसंट्रेटेड H2SO4 आपने डाला तो ये क्या है, ड्राइंग टावर है। यहाँ से आपको पता है H2SO4 किसकी तरह काम करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो यहाँ से मॉइस्चर रिमूव हो जाएगा, यहाँ से ड्राई CO2 पास जाएगी, और उसमें अभी भी कुछ इंप्योरिटीज है, आर्सेनिक की इंप्योरिटीज उसके साथ थोड़ी बहुत रह जाती है, तो ये क्या है, आर्सेनिक प्यूरिफायर है, यहाँ से वो रिमूव हो गई। फिर उस गैस को प्री हीटर है, वो थोड़ा हीट करेगा। फिर हम ये जो SO2 अल्टीमेटली रिएक्ट किसके साथ, किसकी प्रेजेंस लेकर आए हम, कैटलिस्ट की, V2O5 की। अब हमारा यहाँ पे नेक्स्ट सेकंड स्टेप शुरू होता है, कन्वर्जन ऑफ SO2 इनटू SO3। तो V2O5 होगा, तो यहाँ से आपकी कौन सी गैस निकलेगी, यहाँ से कौन सी प्रोड्यूस होगी, SO3, और वो यहाँ जाएगी, ठीक है। और थर्ड स्टेप हमारा क्या था, ओलम बनाना, ठीक है। ओलम कैसे बनेगा, SO3 में से क्या डाल दो, H2SO4 फिर से, तो आपने H2SO4 डाला तो यहाँ पे क्या बन गया, ओलम। ओलम आपका क्या है, H2O7। देखो हमें ओलम से क्या मिलेगी, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मिलेगी। कैसे, इसको आप वाटर में डिसॉल्व करो, ठीक है, तो आपका क्या मिलेगा, H2SO4, कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल। तो एक ओलम से आपको क्या मिलते हैं, 2 सल्फ्यूरिक एसिड मिलते हैं। तो जितना इस प्रोसेस में यूज हुआ है H2SO4, उससे ज्यादा क्या हो जाती है, प्रोडक्शन हो जाती है। ये पूरा था आपका कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कंफ्यूज मत होना कि हम H2SO4 का यूज कर रहे हैं, बना भी H2SO4 रहे हैं। यहाँ पे H2SO4 के डिफरेंट वर्क है, यहाँ पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, और यहाँ पे ये ओलम बनाने के लिए, ओलम से हम फिर से क्या बना सकते हैं, H2SO4। देखो एक ओलम क्या देगा आपको, 2 H2SO4, ठीक है, नोट डाउन। बेटा जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस हमने H2SO4 की प्रिपरेशन के लिए देखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, तो उसके स्टेप्स और वो डायग्राम, फ्लो चार्ट आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की, तो सब जानते हैं कलरलेस है और डेंस ऑयली लिक्विड है, ठीक है, वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। आपको पता है जब आप सल्फ्यूरिक एसिड H2O को डिसॉल्व करते हो, ठीक है, पढ़ा है आपने, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस होती है, आपका बीकर क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, ठीक है। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि एसिड में वाटर डालते हैं, वाटर में एसिड डालते हैं। बताओ क्या डालते हैं, वाटर है और उसके अंदर क्या डालते हैं हम, एसिड, वो भी ड्रॉप वाइज, ताकि एक साथ इतनी लार्ज अमाउंट की हीट प्रोड्यूस ना हो और बम्पिंग ना हो, ताकि आपका सॉल्यूशन आपके ऊपर ना गिरे, ठीक है, बम्पिंग अवॉइड करने के लिए एक्सोथर्मिक। उससे क्या होता है, हीट आपका बीकर फट भी सकता है। तो हमेशा हम क्या डालते हैं, ये अगर आपका वाटर है तो आप ऊपर से क्या डालते हो, एसिड डालते हो ड्रॉप वाइज। हाई में क्या है, कोरोसिव नेचर का, एसिडिक आपको पता है कोरोसिव नेचर के होते हैं। अब अगर हम यहाँ पे H2SO4 की एसिडिक प्रॉपर्टीज की बात करें, आपको पता है H2SO4 क्या होता है, एसिडिक नेचर है, वो क्या रिलीज करता है, H+ रिलीज करता है। तो हम इसे क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, एसिडिक नेचर। यहाँ से काफी बार क्वेश्चन आ जाता है, आपको पता है H2SO4 है, क्या देगा आपको, एक H+ देगा पहले, फिर क्या देगा, SO4 HSO4 नेगेटिव, ठीक है, प्लस HSO4 नेगेटिव।
फिर इस HSO4 में से नेगेटिव में से एक और H प्लस निकलेगा जब आप वाटर में डिसोल्व करोगे, और ये क्या बनाएगा SO4 2 नेगेटिव। ये Ka1 है और ये Ka2 है, ठीक है। जब आपका Ka1 की वैल्यू है वो क्या होती है, ग्रेटर देन 10 होती है, और ये क्या होती है 1.2 इंटू 10⁻²। जो Ka1 है वो आपकी बहुत ज्यादा है, Ka2 क्या है, कम है। क्यों कम है, देखो पहले तो कैसा है, डाई बेसिक है, दो H प्लस रिलीज करता है, एज बेसिसिटी इसकी कितनी है 2। लेकिन जब ये एक H प्लस रिलीज कर चुका है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब देखो एक और H प्लस रिलीज ये नहीं करना चाहेगा, ये H प्लस निकालेगा, इसके ऊपर एक और नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, रिपल्शन बढ़ेगा। तो इसी वजह से क्या है, Ka1 तो क्या है ज्यादा है, बट एक बार H प्लस निकलने के बाद जो ये HSO4 है ये रिएक्शन को फॉरवर्ड फेवरेबल नहीं बनाता, इससे इलेक्ट्रॉन निकलना क्या होता है, इसकी लेस टेंडेंसी होती है, लेस टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। अब इधर नहीं जाएगा, किसी फॉर्मेशन नहीं होता, आपका Ka क्या होगा, कम होगा। तो क्वेश्चन आता है कि Ka2 क्या होता है, वेरी स्मॉल होता है Ka1 से बाय, क्यों, क्योंकि इसकी लेस टेंडेंसी होती है टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो ये था आपका एसिडिक नेचर नोट डाउन। बेटा हम देखते हैं कि जो आपका H2SO4 है वो किसकी तरह काम करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या होता है, जो किसी मॉलिक्यूल में से क्या निकाल दे, वाटर मॉलिक्यूल निकाल ले, वो क्या होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक है, जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करे। तो देखते हैं अगर हम शुगर लेते हैं तो शुगर में से भी अगर हमने H2SO4 डाल दिया तो इस शुगर में से क्या निकाल देता है, वाटर मॉलिक्यूल को अलग कर देता है और कार्बन बना देता है, ठीक है। वहीं पे हम किसकी बात करें, एसिटिक एसिड की बात करें तो कार्बन ये सॉरी फॉर्मिक एसिड की बात करें, कार्बन मोनोऑक्साइड वाटर निकाल दिया। वहीं पे हम इथेनॉल की बात करेंगे तो आपने क्लास 10th में पढ़ा था इथेनॉल वाले कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन में कि जब यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा तो क्या बनेगा, इथीन बनेगा, ठीक है। और कुछ गैसेस ऐसी हैं अगर उनके साथ मॉइस्चर प्रेजेंट हो, लाइक CO2 N2 Cl2 HCl, अगर हमें इनको ड्राई करना हो, ठीक है, इनमें से मॉइस्चर रिमूव करना हो तो हम किसका यूज करेंगे, H2SO4। क्यों, क्योंकि H2SO4 इनके साथ रिएक्ट नहीं करता, जो H2SO4 है इनके साथ रिएक्ट नहीं करता, इसीलिए हम इन केसेस के लिए जो रिमूवल ऑफ वाटर के लिए है हम क्या यूज करते हैं, H2SO4 यूज करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि HCl के लिए हमने H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह क्यों यूज किया, क्यों, क्योंकि H2SO4 इन गैसेस के साथ रिएक्ट नहीं करता, वो जस्ट क्या करेगा, मॉइस्चर को रिमूव करेगा, ठीक है, नोट डाउन। स्टूडेंट जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड है वो किसकी तरह काम करता है, तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट तो होगा, उसके साथ साथ क्या है, बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। इट मींस जब भी आप सल्फ्यूरिक एसिड को हीट करो तो सल्फर डाइऑक्साइड H2 और एक नेसेंट एटॉमिक ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, कोई दूसरा कंपाउंड गेन कर ले तो उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो ये किसकी तरह काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। कैसे, अब देखो आपने कार्बन की रिएक्शन कराई सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो सल्फ्यूरिक एसिड को हीट किया तो क्या बनेगा, SO2, और क्या बनेगा H2O, और नेसेंट ऑक्सीजन वो ऑक्सीजन किसके साथ कंबाइन कर जाएगी, कार्बन के साथ, और क्या बना देगी, CO2। तो ये रिएक्शन क्या एक्सप्लेन कर रही है, इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नेचर बिहेव एक्सप्लेन कर रही है। ऐसे फास्फोरस का देखो P4 है, सल्फ्यूरिक एसिड बनाया तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या देगा, SO2 H2 और एक नेसेंट ऑक्सीजन, और वो इसका ऑक्सीडेशन करेगा तो क्या बनाएगा, H3PO3, ठीक है। तो ये कुछ रिएक्शंस थी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की। बेटा यहाँ पे H3PO4 है, ठीक है। तो ये सारे रिएक्शन एक्सप्लेन कर रही है ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके यूजेस की। यूजेस आप सबको पता है, लेबोरेटरी में तो इसका बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। हमने डिहाइड्रेटिंग एजेंट देख लिया है, इट एक्ट एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, जहाँ पे डिहाइड्रेशन कराना हो H2O को यूज करेंगे। बहुत सारे केमिकल्स बनाने में इसका यूज होता है, फर्टिलाइजर्स बनाने में यूज हो जाता है, डाई ऑयल्स पेंट इन इंडस्ट्री में यूज होता है, ठीक है, और एक्सप्लोजिव बनाने में यूज हो जाता है। एक्सप्लोजिव में देखा था ना, TNT पिक्रिक एसिड बनाया था टोल्यूइन से, ये आपका क्या था, टोल्यूइन था, और हमने यहाँ क्या किया था, HNO3 ऐड कराया था, HNO3
और यहाँ पे प्रेजेंस दिखाई थी H2SO4 की। अगर H2SO4 नहीं होगा तो TNT आपका पिक्रिक एसिड नहीं बनेगा, वो क्या होता है, एक्सप्लोसिव नेचर का होता है। तो ये कुछ यूजेस है किसके, सल्फ्यूरिक एसिड के। इसी के साथ हमारा जो ब्लॉक है आपका कौन सा, 16, वो कंप्लीट होता है। तो अभी तक हम ग्रुप नंबर 15 और ग्रुप नंबर 16 कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। मैं बार बार बोल रही हूँ, एक बार आपको थियरी पार्ट पढ़ना है और उसके बाद जितने प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, हो सके उतना, ठीक है। तो दिस इज टुडेज क्लास। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।